नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि फिलहाल महंगाई से घबराने की जरूरत नहीं है। उन्होंने राज्य सरकारों से कहा कि वो कालाबाजारी करने वालों और जमाखोरों की खबर लें। जेटली ने यह भी कहा कि जब खाद्य पदार्थों का उत्पादन पिछले साल से कहीं ज्यादा है और चीजों के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि बिचौलिए अपना काम कर रहे हैं। खबरें आ रही हैं जिस तरह की कि मानसून सामान्य से कम रह सकता है और ऐसे में बाजार का जो सेंटिमेंट है वो भी महंगाई बढ़ा रहा है। महंगाई को लेकर लोग परेशान हैं और सरकार की चिंता भी तो नजर आ रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या महंगाई पर काबू पाने के लिए सरकार जो कदम उठा रही है वो सही दिशा में है? क्या इन कदमों से फौरी राहत मिलने वाली है या फिर इसके दूरगामी नतीजे भी देखने को मिलेंगे? और अब बजट के आने में भी सिर्फ गिनती के दिन बाकी हैं। ये भी देखने को मिलेगा कि सरकार की नीति जो है महंगाई को रोकने के लिए उस बजट में क्या नजर आती है। इस पर भी चर्चा करेंगे कई खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में कांग्रेस पार्टी से प्रणब झा मौजूद हैं, बीजेपी से मेरे साथ विजेंद्र गुप्ता हैं, यतीश राजावत भी मौजूद होंगे मेरे साथ, वरिष्ठ पत्रकार और ग्रुप एडिटर रह चुके हैं दैनिक भास्कर ग्रुप के, और साथ ही जाने माने इकोनॉमिस्ट और प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव जो कि जेएनयू में पढ़ाते हैं, वो भी मेरे साथ कुछ ही पलों में मौजूद होंगे। सबसे पहले यतीश जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। जब वित्त मंत्री ये कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है महंगाई की वजह से, तो वो लोगों को ये दिलासा देना चाहते हैं कि जो कदम उठाए जा रहे हैं कुछ ही दिनों में उनका नतीजा देखने को मिलेगा, या ये इंडिकेशन है, सलाह है राज्य सरकारों को ज्यादा? देखिए, जब वित्त मंत्री ये कहते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो वो जो स्पेकुलेटिव माहौल बनता जा रहा है जमाखोरी की वजह से, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक माहौल को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका निर्देश का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो अब तय है कि देश में एक ड्राउट जैसी सिचुएशन बन रही है और उससे प्राइजेस पे और खासतौर से एग्रीकल्चर कमोडिटी और वेजिटेबल्स पे एक सीधा असर पड़ेगा। तो ये सिर्फ एक माहौल को तोड़ने की और जमाखोरियों को पकड़ने की स्टेटमेंट है। लेकिन यतीश राजावत जी, एक बात जो बार बार उठाई जा रही है वो ये कि गवर्नमेंट का, सरकार का जो बहुत ज़्यादा जोर है जमाखोरों पर, जमाखोरी पर, क्या आपको लगता है कि वो सही है? क्या यही अकेली वजह है सिर्फ महंगाई बढ़ाने की? इसको लेकर भी क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है कि सरकार शायद नी जर्क रिएक्शन ले रही है, जमाखोरों पर जितना ज़्यादा काबू करने की कोशिश कर रही है, दरअसल सारी समस्या की जड़ वही नहीं है। नहीं, ये देखिए, जो लास्ट लेग पे एक कंट्रोल होता है, जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो जमाखोरों का उसमें रोल सबसे ज़्यादा होता है, पर ये एक शॉर्ट टर्म स्टेप होता है। ये इसका मतलब लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट नहीं रहता, क्योंकि जमाखोरियों को आप एक लेवल तक पकड़ सकते हैं। देखिए, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि भाजपा की सरकार है तो इसमें इतना जोर हर स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जमाखोरियों पे डायरेक्टली एक्शन नहीं ले सकता, स्टेट गवर्नमेंट को एक्शन लेना है। वो रिलीज करा सकते हैं स्टॉक्स को, कैप्चर करा सकते हैं स्टॉक्स को, लेकिन आप सही कह रही हैं, ये नीजक रिएक्शन तो है। पर एक चीज जो अच्छी है वो इसको जितनी फुर्ती से लागू किया गया है, और सरकार ने ये कदम बहुत पहले उठा लिया, मतलब प्राइस राइज से पहले ही सरकार जुझारू हो गई है इस कार्यक्रम में। जी बिल्कुल। विजेंद्र गुप्ता जी, ये बताइए कि क्या जो सरकार है, केंद्र सरकार, वो राज्यों को ज्यादा अधिकार देने के लिए तैयार है? जिस तरह से राज्य सरकारें लगातार कहती रही हैं इस बात को, खासकर जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसके तहत। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल इसी की कड़ी में कि क्या एपीएमसी एक्ट को आप रिव्यू करने को तैयार हैं, जिसके लिए काफी क्रिटिसिज्म आप यूपीए का कर चुके हैं? देखिए आरफा, एक बात तो साफ है, आज जो मीटिंग हुई है जिसमें प्रदेशों के खाद्य मंत्री और वित्त मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान जी शामिल हुए थे, उसमें राज्यों को इस सब मामले में ऑटोनॉमी जो है वो बढ़ाई जाए और उनको अधिकार दिए जाए, और केंद्र और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के एक बहुत ही अच्छे वातावरण में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन कौन सी पार्टी से है, क्या है, दोनों सरकारें मिलकर के हर प्रदेश में काम करें और होर्डिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस है। स्टेट्स लिमिट तय करें कि उनको कितना जो है वो स्टॉक रखने का इजाज़त होगी, और कुल मिलाकर के जैसा भी हमारे मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि गवर्नमेंट ने
इस पूरी परिस्थिति को भांपते ही एक्शन में आ गई। यानी आप कह रहे हैं कि राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार देने को तैयार बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल इस बारे में सरकार का मत बड़ा स्पष्ट है। देखिए, सरकार का मत बड़ा स्पष्ट है कि ये जो जितनी एसेंशियल कमोडिटीज़ का इशू है, इसमें स्टेट सब्जेक्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी, ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होनी चाहिए। प्रणव झा, ये बताइए कि बीजेपी कम से कम महंगाई पर काबू जब होगा तब होगा, लेकिन कम से कम सख्त कदम उठाती तो नजर आ रही है, फौरी कार्रवाई करती तो नजर आ रही है। जनता को ये तो लग रहा है कि सरकार चिंतित है और उनके दुख में शामिल है। मेरे ख्याल से आपने महत्वपूर्ण बात अपने प्रश्न में ही कह दी। दो बातें हैं अरफा। आज अभी इन्होंने जिक्र किया, आज कॉन्फ्रेंस हुआ कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का, राज्यों से मंत्री बुलाए गए थे, सेक्रेटरीज बुलाए गए थे। मैं वेबसाइट पे देख रहा था, मिनिस्ट्री के वेबसाइट पे, तो कल जो उसमें एक विभाग था, उसमें एक सेक्शन है जिसमें है कि कारण क्या क्या है कीमतें बढ़ने की। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देखकर। 4 कारण बताए गए थे, डिमांड के साइड से और सप्लाई के साइड से। जो डिमांड के साइड से थे उसमें थे, पहला कारण था मनरेगा का जो एक्सपेंडिचर हुआ है सरकार की तरफ से। दूसरा कारण था पर कैपिटा इनकम का बढ़ना। तीसरा कारण था पॉपुलेशन ग्रोथ का होना। और चौथा कारण था चेंजिंग डाइटरी हैबिट्स ऑफ द पीपल, लोगों के खान पान में जो बदलाव आया है। और मुझे देखकर बड़ा जब अजीब लगा कि देखिए कि ये सब इसी बातों एक बिंदु तो कांग्रेस पार्टी का ही है। इसमें चिदम्बरम साहब पहले ही कह चुके हैं कि आमदनी बढ़ेगी तो जो महंगाई वही हम कह रहे हैं, चारों चीजें हम चारों चीजें कहते रहे कि इसकी वजह से ये परिवर्तन हुआ है और कीमतें बढ़ी हैं। सरकार कोशिश कर रही है। अब ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात है जो कि इन्होंने कहा कि सरकार ने जो बिल्कुल फौरी तौर पर जो है नी रिएक्शन कहें या कंट्रोल करने के लिए बहुत कुछ किया, तरीके से कदम उठा रही है। तो कदम क्या क्या उठाया है आप ये देखें। प्याज की मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस जो है उसको इन्होंने कंट्रोल कर दिया, फिक्स कर दिया। जो फूड और उसमें आलू प्याज फल चीज़ों को जो है वो एपीएमसी से हम डीलिस्ट करने की बात कर रहे हैं। इसमें मैं यहाँ पे याद दिला दूं कि चुनाव के पहले एक CWC हुआ था प्राइस को लेकर के कांग्रेस पार्टी में, और जिसमें हमने ये अनाउंस किया था कि हमारे जितने स्टेट्स हैं कांग्रेस रूलिंग स्टेट्स में, हम यहाँ ये इसको कानून बनाकर और इसको लागू करेंगे। और अब अभी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एजेंडे में भी रहा था। हाँ, और कई राज्यों में ये हुआ, अभी हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ ये। तीसरी है कि स्टॉक होल्डिंग लिमिट्स ये डिसाइड करना। और चौथा जो है कि जो होल्डर्स हैं, जो बड़े साहूकार हैं, वो उसकी स्टॉक होल्डिंग। तो मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि इन्होंने ये जितने भी ये स्टेप्स हैं, ये दीज आर नथिंग बट एन अपडेशन। यूपीए ने सरकार ने जो किया था उसको ये सरकार जो है अपडेट कर रही है। इन्होंने नया कुछ नहीं किया तो है। मुझे मेरी तरफ अपनी तरफ से ये प्रश्न चाहते हैं, पुरानी मिसाल कांग्रेस का बड़ा कॉमन एजेंडा है। इससे अलावा नई बोतल में दे रहे हैं आप। नहीं, मुझे ये लगता है कि कांग्रेस की फ्रस्ट्रेशन की हाइट देखिए कि अभी सरकार को देखिए, हम चाहते हैं विजेंद्र सब्सटेंशियल डिस्कशन हो, हम चाहते हैं पॉइंट बिल्कुल मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने एक तो पहले दिन प्रधानमंत्री जी ने अपना मन जनता को दे दिया था कि ये गरीबों की सरकार है, और जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसको कोई भी चीज़ जो हिट करती है उसको हम सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी पर लेंगे। और इसीलिए प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन के बाद जो है पूरी मिनिस्ट्री, पूरी गवर्नमेंट, हालांकि अभी तक जो स्पेकुलेशन हो रहा है, आप देखिए कि पहले आया कि मानसून की कमी रहेगी, उससे होल्डर्स जो हैं उनको एकदम से लगा और मार्केट में सप्लाई पर उसका इम्पैक्ट आया। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एकदम से कहा कि मॉनसून ठीक है, इसको पैनिक ना किया जाए, और मीडिया को भी रिक्वेस्ट की है हमने कि पैनिक ना किया जाए। एक महीने का जो रिव्यू आया नरेंद्र मोदी सरकार का, एक बात करना जी आती हूँ आपकी तरफ। नरेंद्र मोदी सरकार का 1 महीने का रिव्यू जो आया, उसमें मेजोरिटी लोगों ने ये कहा कि वो नाखुश हैं क्योंकि महंगाई ऐसा नहीं है। देखिए, सरकार अपनी छवि को लेकर चिंतित हो गई है। ना बिल्कुल, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं, पहले तो मैं ये बता दूं आपको, देश की हालात जो हैं वो अच्छी स्थिति में नहीं है। 10 वर्ष के जो शासन के बाद नई सरकार आई है, उसका पहला असेसमेंट है कि हालात अच्छे नहीं हैं। काफी हो गई। अब मैं उसी डिबेट में नहीं जाना चाहता। एक सेकंड, मैं उस डिबेट में नहीं जाना, 1 मिनट, काफी हो गई। एक सेकंड, आपने मुझे मौका दिया, मुझे बात पूरी करने दीजिए। जब स्थिति अच्छी नहीं है तो उस खराब स्थिति को संभालने के लिए येन केन प्राक्रेन जो भी आप कहिए उसको, वो किया जाएगा। वो तमाम जो है इसके कदम उठाए जा रहे हैं। और
महंगाई पर जीरो टॉलरेंस है जी, ठीक है। होर्डिंग पर जीरो टॉलरेंस है, और स्टेट्स को जैसा मैंने कहा कि ऑटोनॉमी की बात की जा रही है। आज भी जो मीटिंग हुई है उसमें भी बड़ा क्लियर कट डायरेक्शन है। मुझे लगता है कि जनता में ये मैसेज बहुत स्पष्ट रूप से जा रहा है कि सरकार हमारे हितों को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार के कदम उठा रही है। तो हमारा काम है, हम जनता के पास वापस जाएंगे, फिर पूछेंगे कि जनता क्या सोच रही है। यतीश जी जल्दी से अपनी बात कहिए। डिस्कनेक्ट हो गए। अच्छा, यतीश जी से लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। इस बीच प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव मेरे साथ जुड़ गए हैं, नए मेहमान, उनको इंट्रोड्यूस कराती हूँ। रवि श्रीवास्तव जी, फिलहाल अभी तक जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसने जितने कदम अब तक उठाए हैं महंगाई को रोकने के लिए, कम से कम मुझे लगता है कि ये एक मैसेज तो जनता तक दे दिया है कि सरकार चाहती है कि महंगाई रोके। लेकिन क्या जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ये कदम, आपको ये लग रहा है कि सही डायरेक्शन है? वाकई महंगाई रुक पाएगी इन कदमों से? देखिए, एक जैसा आपने कहा, निश्चित रूप से सरकार काफ़ी सक्रिय रही है प्राइस राइज के मुद्दे पर, और काफ़ी उच्च स्तर से लेके कैबिनेट की मीटिंग्स इस मुद्दे पर हुई हैं, स्टेट्स के साथ मीटिंग हुई है, स्टेट फूड सेक्रेटरीज के साथ मीटिंग हुई है, और ये सक्रियता अपने में निश्चित रूप से एक सकारात्मक दिशा में। दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर ऐसा सरकार का रवैया स्पष्ट नहीं नजर आ रहा था, जैसे कि मनरेगा, जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। लेकिन इस मुद्रास्फीति के चलते सरकार ने बहुत जल्दी ही ये समझ लिया है कि मनरेगा की भूमिका है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की सकारात्मक भूमिका है। पासवान जी ने इस बात को माना, कैबिनेट ने माना, ऑर्डिनेंस की को 3 महीने की वृद्धि दी गई। तो इसके मतलब तो यानी कि पिछले सरकार की नीतियों को जारी रखने की भी बात है, और ये भी तारीफ है कि उन्होंने जो कार्यक्रम चलाए। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि मुद्रास्फीति की जड़ में जो चीजें हैं, एक कुछ तो फौरी कारण है, अंतर्राष्ट्रीय कारण है जो सरकार के पहुंच के बाहर हैं, जो सरकार प्रतिक्रिया दे सकती है लेकिन उनको नियंत्रित नहीं कर सकती है, और दूसरे दीर्घकालीन कारण जो सप्लाई बढ़ाने का प्रश्न है। आज प्याज का मुद्दा उठ रहा है, लेकिन प्याज हमारे यहाँ जो उत्पादिता है प्याज की 10 मीट्रिक टन, वो चीन से आधी है। तो इन मुद्दों को, या विश्व स्तर पर जो उत्पादिता है 17 मीट्रिक टन के आसपास, भारत में 10 मीट्रिक टन। लेकिन प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, लगातार वो खबरें छप रही हैं जिसमें पिछले साल के खाने की चीज़ों के जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनका मुकाबला किया जा रहा है। चीज़ों के दाम 2.5 गुना बढ़ गए हैं, खासकर फलों के दाम। तो ऐसा क्या हो गया 1 साल के अंदर? उत्पादकता पहले से बढ़ी है क्या? ऐसी चीज़ें जो आप समस्या की जड़ में देख रहे हैं? देखिए, उत्पादन कुछ हद तक बढ़ा है, उसके बावजूद भी क्राइसिस। आज एक तो देखिए स्पेकुलेशन की जो बात है, फॉरवर्ड ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, निश्चित रूप से पिछले कई वर्षों में इसकी मात्रा भी बढ़ी है, और इसकी वजह से थोड़ी भी अगर शॉर्टेज होती है तो वो विस्फोटक ढंग से उसकी वजह से मुद्रास्फीति। लेकिन बीजेपी की जो छवि है एक रिफॉर्मिस्ट पार्टी की है कि वो शायद बाजार को बदलेंगे और रिफॉर्म्स लाएंगे। आपको लगता है कि ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये उसी डायरेक्शन में है? ये निश्चित रूप से, जैसा कि आपने पहले कहा कि बहुत सारी नीतियां जो पिछले सरकार ने भी उठाई थी, मनरेगा की, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की, उन्होंने भी एपीएमसी एक्ट में सुधार लाने की बात कही थी। तो बीजेपी सरकार जो भी उसकी मान्यता पहले रही हो, वो बहुत सारे उन कदमों को भी लेकर चलने में पर बाध्य है, सक्रियता जरूर बनी हुई है। और लेकिन अब ये देखना ये होगा कि जो दीर्घकालीन कदम है, कृषि का कैसे, कृषि की जो बुनियाद है उसको मजबूत करना, जो सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन का ढांचा है उसको मजबूत करना, एपीएमसी एक्ट में जो सुधार की आवश्यकता है उसको लाना, वो किस तरीके से सरकार इसको करती है। जी, आप जल्दी से कुछ कहना चाहते थे, फिर विजेंद्र जी के पास जाऊंगा। मैं किन किन बातों पर आपत्ति करूं? इन्होंने कहा कि ये गरीबों के लिए बनी सरकार है। बताइए, इन्होंने आते ही डीजल का दाम कम कर दिया, पेट्रोल का दाम कम कर दिया, चीनी का दाम कम कर दिया, का विरोध करना, रेलगाड़ी की टिकट का दाम कम कर दिया। मुद्दों पर बात करिए। अब बात के धनी है आप, काम अब पहले काम करें आप लोग, और उसके बाद काम। डीजल के दाम बढ़ाने का बैकग्राउंड तो कांग्रेस पार्टी तैयार कर चुकी थी, पृष्ठभूमि बैकग्राउंड नहीं था। अब ये देखो जो बाध्यता थी, अब तो बेकार के तौर पर ये बेकार बात थी ना। इनको ये बातें नहीं कहनी चाहिए थी कि हम 30 दिन में ये कर देंगे, हम कीमतें कम कर देंगे और डॉलर जो है वो 1 रुपए का हो जाएगा और पेट्रोल 1 रुपए लीटर मिलने लग जाएगा। ये कौन बातें कर रहा है? काफी महत्वपूर्ण बात है। यतीश राजावत जी, ये बताइए कि सवाल कई बार ये उठाया गया है और कुछ लोग झिझकते भी हैं इस सवाल को उठाने में कि वाकई जिस तरह के इकोनॉमिक मॉडल पे हम चल रहे हैं, ऐसे में सरकार के हाथ में दरअसल है क्या, कितना है जो सरकार कंट्रोल कर सकती है? वाकई आपको लगता है कि सरकार के बस में ये है कि वो महंगाई पर काबू कर सके? देखिए, सरकार महंगाई पे काबू कर सकती है, और ये सरकार, इस सरकार ने एक बहुत अहम कदम उठाया है जो लोगों ने
नोटिस नहीं किया है। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है आपके पास, आलू और प्याज उस कमोडिटी एक्ट के बाहर था, इसी सरकार ने आके उसको उसमें डाला है, तो जमाखोरियों पे उसी से जकड़ बनेगी। दूसरी बात जो कहते हैं एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट, एपीएमसी एक्ट खत्म होने से कोई ऑल्टरनेटिव मंडियां नहीं खड़ी हो जाती। इस सरकार ने कम से कम ये अपने मैनिफेस्टो में तो दावा किया है कि वो ऑल्टरनेटिव मार्केट एक दीर्घकालीन दिशा में बनाएगी, एक नेशनल मार्केट की बात कर रही है वो कमोडिटीज की। और मुझसे पहले वक्ता कह रहे थे जो स्पेकुलेटिव पार्ट है जी, उसका रोल प्राइस राइज में, खासतौर में उन कमोडिटीज में जिसमें फ्यूचर ट्रेडिंग हो रही है, वो बहुत ज्यादा है, खासतौर से नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज ग्रेन्स में जी। तो मतलब उसको भी इस सरकार के हाथ में है कि उसको कंट्रोल करें या उसको बंद करें। लेकिन यतीश राजवा जी, बात ये भी कही गई वित्त मंत्री के जरिए कि जो इराक में जो पॉलिटिकल पूरा हालात जिस तरह के हो रहे हैं, राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, उसका भी सीधा असर भारत पर पड़ रहा है। आपको लगता है कि वाकई अभी, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में वहाँ ऑयल रिफाइनरीज हैं वहां तो दरअसल ये पूरा झगड़ा हो भी नहीं रहा, तो इसलिए तेल के दामों में उतना फर्क नहीं है जितना वित्त मंत्री कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, आपको यह समझना चाहिए कि जब एक देश में इस तरह की अस्थिरता होती है, हमारी 77% से 87% ऑयल रिक्वायरमेंट उस रीजन से आती है, तो जब वहां पे किसी किस्म की अस्थिरता होगी तो सप्लाई में, ऑयल सप्लाई में असर आएगा। ऑयल सप्लाई का असर डायरेक्टली हमारी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को अफेक्ट करता है, प्राइसेस को अफेक्ट करता है। जितनी आपकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उसमें एक लार्ज प्रोपोर्शन है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जो वित्त मंत्री कह रहे हैं वो उस चीज पे इशारा दे रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट भी आगे जाके शायद इन कमोडिटीज पे पड़े जी। तो इसको हमें मतलब वो इग्नोर नहीं कर रहे हैं, इसको वो मतलब एक सही बात है जो उसको भी नोट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है। प्रोफेसर रवि श्रीवास्तव, ये बताइए कि अब बजट आने में गिने चुने दिन बाकी हैं और काफ़ी लोग इस पे टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि शायद इसमें कुछ इस तरह के कदम उठाए जाएंगे, शायद कोई ऐसी चीज़ होगी जो एक कन्फ्यूजन आर्थिक मामलों पर देखा गया यूपीए सरकार के दौरान, जिसकी उन्हें सज़ा भी मिली, कड़ी सज़ा मिली, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी सुधारने की कोशिश करेगी। एक बड़ी उम्मीद की जा रही है इस सरकार से, एनडीए सरकार इसको बदलने की कोशिश करेगी। आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जिन पर आपकी नजर लगी हुई है कि बजट में आप देखना चाहेंगे महंगाई को कम करने के लिए? देखिए, बीजेपी सरकार बहुत सारे आश्वासन दे के आई है वो इलेक्शन के बाद, और उससे उसकी वजह से प्रत्याशाएं इस समय बहुत ऊंची हैं, और प्रत्याशाएं जो आम आदमी है उसकी भी बहुत ऊंची है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, और जो संपन्न वर्ग है, पूंजीपति हैं, उनकी भी प्रत्याशाएं इस समय बहुत बहुत ज़्यादा हैं इस सरकार से। अब देखना ये पड़ेगा कि बजट किस दिशा में, किस मोड़ में आर्थिक नीतियों को ले जाता है। जो वास्तविकता है इस सरकार के आर्थिक नीतियों की, वो प्रकट होगी इस बजट के बाद। मुख्य जो टेस्ट है इस बजट का वो ये है कि बजट का जो प्रभाव है वो आम आदमी के ऊपर कितना पड़ता है, और कितना वो बजट का प्रभाव जो संपन्न वर्ग है या जो उनके ऊपर कितना पड़ता है, और उसका लाभ। और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जिस मिडिल क्लास को बहुत प्यारे हैं वो भी बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इनके बीच है। और जो उत्पादक क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, निर्यात का प्रश्न है, उसको किस तरह से प्रोत्साहित किया जाता है इस बजट के माध्यम से। तो ये बहुत एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट इस समय है। लेकिन महंगाई को लेकर खासकर ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आप देख रहे हैं जो आपको लगता है वाकई ठोस कदम हो सकते हैं? देखिए, अल्पकाल में इट इज जो सप्लाई, जो पूर्ति पक्ष के जो मैनेजमेंट के प्रश्न हैं वो सबसे महत्वपूर्ण रहते हैं। और मनी, जहां तक टाइट मनी पॉलिसी का सवाल है, पिछले 3 वर्षों से इतनी ज्यादा टाइट मनी पॉलिसी रही है कि वहां कोई स्कोप नहीं रहा है, ब्याज की दर बढ़ते रहे हैं। सप्लाई मैनेजमेंट ही इस समय हो सकता है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि सप्लाई को ईज करने के लिए दीर्घ काल में सरकार जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, उनके पक्ष में, उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिए
और डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में जो फूड ग्रेन्स हैं, बाकी चीजों को लाने के लिए क्या करती है। लेकिन जो कदम अभी उठाए गए, जैसे माना रेल भाड़े में वृद्धि की गई या शुगर को लेकर, चीनी को लेकर जिस तरह के कदम उठाए गए, आपको लगता है सही डायरेक्शन में है या कंज्यूमर पर असर पड़ रहा है? ये मैंने कहा कि इस समय बहुत टाइट रोप है और इनका निश्चित रूप से सामान्य आदमी पर प्रभाव पड़ रहा है। और फौरन नतीजे देने का प्रेशर भी है। आप देख रहे हैं 30 दिन के अंतराल में ही आवाजें उठने लगी हैं और ये सिर्फ राजनीतिक पार्टियों से नहीं उठ रही हैं, आम आदमियों पर भी उठ रही हैं। तो इसलिए देखना पड़ेगा। और ये जो 3 देखिए सवाल, अंतर्राष्ट्रीय जो परिदृश्य है उसका प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब हम विपक्ष में रहते हैं तो हम कहते हैं हम उसको नजरअंदाज करते हैं, जब हम सरकार में रहते हैं तब इसको हम स्वीकार करते हैं। विजेंद्र जी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से जो नजरें हैं वो ये है कि कॉर्पोरेट्स भी देख रहा है कि उनके लिए क्या किया जा रहा है और दोनों कहीं ना कहीं विरोधाभासी है। अगर आप कॉर्पोरेट के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, सीधे सीधे आम आदमी पर असर पड़ेगा क्योंकि रेवेन्यू तो लिमिटेड है। किस तरह से, जिस तरह से रवि श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि वो जो रस्ती पर चलने जैसी बात है, टाइट रॉप जो है, उसको कैसे चलेंगे आप? आम जो गरीब आदमी है, खासकर आम आदमी भी नहीं, जो गरीब आदमी है और जो कॉर्पोरेट है, उसके बीच में कैसे एक बांध बांधेंगे आप? आरफा, एक बात तो साफ है कि देश को बहुत उम्मीदें हैं और पूरा देश टकटकी लगाए सरकार के कामकाज को देख रहा है, आने वाले बजट से अपेक्षा कर रहा है। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कि सरकार जनता देश के एक एक व्यक्ति की भावनाओं को समझकर बहुत मेहनत से, लगन से करेंगे क्या और परिश्रम से चीज़ों को तैयार कर रही है। बजट बिल्कुल ठीक कहा श्रीवास्तव जी ने, डेफिसिट है, फिजिकल डेफिसिट है, बैलेंसिंग की ज़रूरत है और हर उस क्षेत्र में जहां सरकार के सहयोग की आवश्यकता है वहां सरकार पहुंचे और योजनाएं इस प्रकार से लागू की जाए कि आम व्यक्ति को राहत मिले। लेकिन विजेंद्र जी, बात हो रही है वो मैनेजमेंट की हो रही है, प्रबंधन जो है वो असली जो कीवर्ड है वो प्रबंधन की बात हो रही है। बजट बेसिकली इशू ही प्रबंधन का है। देखिए, आप फिजिकल अरेंजमेंट खत्म कर लो एक मिनट, विजेंद्र जी को खत्म करने दीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, पहली चीज, ये कौन सा तरीका हुआ जी, बोलिए विजेंद्र जी। एक तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे कि देश के अंदर, जैसे कहा जाता है कि अमेरिका इसलिए रिच है, वहाँ की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका रिच नहीं है, अमेरिका रिच है इसलिए वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, बल्कि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं इसलिए अमेरिका रिच है। तो प्रश्न ये है कि कितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देश को देते हैं और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से देश का डेवलपमेंट कितना होता है और उसके साथ साथ जो नीडी है, जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जो आम व्यक्ति है, उसको महंगाई से किस प्रकार से राहत। जी हाँ विजेंद्र जी, लेकिन कहा यह भी जाता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं वो जो प्रिविलेज ग्रुप है उस तक सिमट कर रह जाता है, उस गरीब आदमी तक वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी जो प्रभाव है वो नहीं फैलता है। जी यति जी, आदमी तक पहुंचे। यति जी बात कहिए अपनी, बजट से उम्मीदें आपकी क्या है, क्या महंगाई के लिए कदम उठाए जाए? बजट में वित्त मंत्री के पास एक पावर है कि वो देश की को कहां पे डायरेक्ट करें, सेविंग्स की जगह कि कंजम्पशन की जगह। अगर वो सेविंग्स की जगह डायरेक्ट करते हैं तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट महंगाई की तरफ पड़ता है। दूसरा, अगर वित्त मंत्री मनरेगा पे को डायरेक्शन देते हैं, डोल से हटा के उसको इंफ्रास्ट्रक्चर या एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट करते हैं, तो उससे लेबर वेज, एग्रीकल्चर लेबर वेज कम होती है और माइक्रो और मिनी प्रोजेक्ट्स खड़े होते हैं जो आगे जाके इरिगेशन के लिए मदद करते हैं। जी। तीसरा बिंदु, अगर सरकार एक्सपेंडिचर आइटम, मतलब जो कंजम्पशन कंज्यूमर एक्सपेंडिचर आइटम पे अंकुश लगाती है तो उससे भी उसकी महंगाई पे असर पड़ता है। बिल्कुल। चौथा बिंदु, अगर यदि जी बिल्कुल समय समाप्त हो गया, मैं अगला भी कार्यक्रम करूंगी जरूर इसी पर, महंगाई पर, क्योंकि लगातार हम बहस करते रहेंगे जब तक कि बजट जो है वो नजदीक आता है। बजट वाले दिन भी बहस करेंगे। आखिरी 2 वाक्य मैं आपसे जानना चाहती हूँ प्रणव जी कि कांग्रेस पार्टी क्या देख रही होगी? ये मानते हैं कि आर्थिक नीतियों में एक दूसरे के क्लोन जरूर हैं दोनों पार्टियां, लेकिन आपको किस चीज पे आपकी नजर रहेगी कि बीजेपी करती है या नहीं? आरफा, हम जरूर चाहेंगे कि देश में कीमतें जो है स्टेबल हो, लोग गरीब जो है वो प्रभावित ना हो, कीमतें कम हो, लेकिन उसके लिए आवश्यक है कि कॉन्क्रीट स्टेप लिया जाए, प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, जमाखोरी उसके ऊपर अंकुश लगे। और ये जानती बात है कि जमाखोरी कहाँ होता है और वहाँ मुझे लगता है कि उसमें सरकार की बड़ी असफलता होगी
क्योंकि उनको ये वो अबाध्य होंगे। और प्रणव जी, आखिरी बात ये भी कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए की गलतियों से भी कितना सबक ले पाए एनडीए सरकार, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रणव झा, विजेंद्र गुप्ता, रवि श्रीवास्तव जी और साथ ही यतीश राजावत। तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे हैं बजट के, आम आदमी की उम्मीदें तो ज़रूर परवान चढ़ रही हैं। कॉरपोरेट्स भी नज़र लगाकर देख रहे हैं ज़रूर कि उनके लिए क्या कुछ हासिल होता है। उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि वो आम आदमी, वो गरीब आदमी जो बहुत दिनों से परेशान रहा महंगाई से कम उसको थोड़ी बहुत राहत ज़रूर हो। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।